हाँ, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यहाँ से पूछ सकता है कि रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर के सेट को माइनस करोगे तो क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बचेगा। इरेशनल नंबर का सेट के विषय में बात कर रहे हैं, सिंगल डिजिट के विषय में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमेशा याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहीं से पूछ सकता है। देखो क्या क्या कुछ इंपोर्टेंट है, वही सब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करके एंड करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक अ रिवीजन, ठीक है, जस्ट लाइक ये चैप्टर क्या हो रहा है आपका? रिवीजन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है ना? रेशनल इरेशनल समझते हो? रेशनल नंबर द नंबर which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0, and irrational number the number which cannot be written in the form of p by q and also q is not equal to 0. why q not equal to 0? देखो कोई भी नंबर यदि p by q के फॉर्म में हो, ठीक है, और यदि q 0 हो जाए ना तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी संख्या के अपॉन में यदि 0 होता है इसको आप क्या लिखते हो? नॉट डिफाइंड। पढ़े ना ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था, एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट। क्या पक्का? चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसमें इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड का मीनिंग कभी कभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एल्गोरिदम का मतलब और लेमा का मतलब। तो एल्गोरिदम क्या है? एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप जो हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। और लेमा क्या होता है? प्रूफ एंड स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है बताओ? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है ना। हाँ, और इसका प्रयोग अब हम लोग करेंगे सवाल बनाने के लिए। तो चूंकि इसका प्रयोग करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, तो वहां पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ना बोल के क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बात समझ रहे हो ना? तो एल्गोरिदम क्या है? एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे आपको एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कि यहाँ पे ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, ठीक है। रिमाइंडर का मान कहां से कहां तक होगा बताओ? 0 से, जैसे कि देखो लेस देन क्या होगा? लेस देन बी होगा। ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे 0, और लेस देन इक्वल टू बी होगा या नहीं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सिर्फ लेस देन बी होगा या लेस देन इक्वल टू बी होगा? जल्दी से बताओ। हाँ, सिर्फ लेस देन क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। एकदम दिमाग में बैठा लो, ये एक नंबर पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसा पूछेगा। सवाल है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। हमसे बोलेगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 196, ध्यान देना, 196 एक्सरसाइज का है एंड 38220, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए आपको ए को सोचना पड़ेगा और बी को सोचना पड़ेगा। तो ए क्या मानेंगे? जो बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, और बी किसको मान लेंगे? 196 को। तो सबसे पहले क्या मान लो? लेट ए बराबर कितना? 38220, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 196। अब यहाँ पे बताओ क्या स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो यही छोटा छोटा स्टेटमेंट में आपका मार्क्स कटेगा या मार्क्स मिलेगा। तो आप पहला लाइन क्या लिखोगे बताओ? हाँ हाँ, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ठीक है, देयरफॉर यूजिंग क्या होगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या करोगे बताओ? ए बराबर मान लोगे 38220 बराबर 196, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसके आसपास पहुंचेगा? एकदम याद हो गया इतना चलो प्रैक्टिस है तो याद हो गया, अच्छी बात है। 38220 में अगर मान लो कि नहीं समझ में आए तो क्या करने का? इसमें डिवाइड करके देख लो कि कहाँ किसके आसपास ये कट रहा है। पूरा कट जाएगा क्या 195 से? तब तो ये बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, ठीक है। तब तो ये बहुत आसान, क्यों? देख लो 196 से 195 कटेगा कि नहीं, तो गुना करोगे ना 196 को,
तो कैसे गुना करते हो? 195 इंटू 200 माइनस कितना 4 कर सकते हैं ना। तो ये देखो इसको गुना करोगे 2 पंचे 10, 2 9 18 1 19, 2 1 2 1 3, कितना जीरो उतर जाएगा 2 जीरो। फिर 4 पंचे 20, 9 चौक 36, 37 38 के 8, बचा कितना 3, 4 इकाई 4 2 6। क्या घटाने पे इतना आ रहा है देख लो, इसमें घटा दो कितना 680, जीरो 10 में से 8 गया 2 और 9 में 6 जाएगा 3, ये 8 आ गया देखो तो 3 8, 9 में 6 जाएगा 3 आ रहा है। मैंने गलती गुना किया क्या देख लो कितना 7 हो गया। हाँ 5 चौक 20, फिर 9 चौक 36 37 38 के 8, हाँ यहाँ पे 7 होगा क्या, तो ये 2 आ जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। तो याद रखना है सिंपल सा क्वेश्चन है, a बराबर इतना b बराबर इतना, तो 196 इंटू 195 प्लस 0। तो देखो यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस रिमाइंडर बराबर क्या 0, रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 195। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अच्छा बी होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल 196। देखो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ए बराबर बी क्यू प्लस, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो यहाँ पे b जो होगा एचसीएफ कहलाएगा। याद रखना एचसीएफ क्या कहलाएगा b, बशर्ते कि r क्या हो जाए 0। क्लियर है, अगर r 0 नहीं हुआ तो ये एचसीएफ नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इरेज कर देना। चलो जो सवाल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, समझ में आ रहा है, उसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट ये सब सवाल रियल नंबर है तो पूछेगा ही एक क्वेश्चन कि एचसीएफ फाइंड करे, 2 नंबर्स दे देगा और बोलेगा एचसीएफ फाइंड करो। चलो इसके बाद देखो इसी में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मान लो एक सवाल ले लेते हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। बताओ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, क्लियर हुआ? क्वेश्चंस आपको बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या क्या दिया हुआ है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मानने का तरीका कैसे लिखो, देखो लेट ए बी एनी सम पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ रहा है ना। हाँ एंड b बराबर क्या मान लोगे, b बराबर बताओ 6, b बराबर क्या मानेंगे 6। अब क्या होगा बताओ, इसलिए a बराबर कितना लिखोगे 6q + कितना r। अब आपको डेफिनेशन से पता है कि रिमाइंडर का मान क्या होगा, बताओ रिमाइंडर का मान b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। तो बताओ r का मान क्या क्या लिखोगे, तो r का मान 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखो a का मान क्या हो जाएगा बताइए, a का मान 6q + r, तो 6 इंटू q + 0 तो 6q हो जाएगा। अब यहाँ पे 6q + 1 और क्या होगा 6q + 2 और क्या होगा 6q + 3 और क्या होगा 6q + 4 और क्या होगा 6q + 5। अब ध्यान दो ये वाला और ये वाला ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब q का कोई भी मान यहाँ पे बैठाओगे, q का किसी भी मान के लिए ये पॉजिटिव निकलेगा। और हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ इतना इतना इतना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑड फॉर्म में हो गया, वेयर q इज सम इंटीजर। ये किस फॉर्म में है, ऑड फॉर्म में। तो ऑड फॉर्म में तो निकल ही रहा है, देखो ये हमारा ऑड फॉर्म निकल रहा है कि नहीं, 6q + 1 6q + 3, देखो ना। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो कोई भी ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में ना होगा, तो इसको कैसे लिखोगे, लिखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू क्या करोगे 3q + 1 या 2 इंटू 3q + 1 + 1 लिख सकते हैं, हाँ, या 2 इंटू 3q + 2 + 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a बराबर 2k1 + 1 और
2k2 प्लस 1 और 2k3 प्लस 1। देखो वेयर k1 k2 k3 क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। वेयर k1 k2 k3 क्या है, दिख रहा है ना, कैमरा में देखो तो दिख रहा है k1 k2। यहां पे लिखेंगे वेयर k1 k2 k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर निकल गया, अब क्या लिख सकते हो, हेंस a इज इक्वल टू, ध्यान दो, हेंस a इक्वल टू, ध्यान दो, 2k प्लस 1 2k प्लस 2k2 प्लस 1 और 2k3 प्लस 1 किसके लिए लिखे हैं, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं ना, हेंस a बराबर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 are in the form of positive odd integer। नहीं समझ में आया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो देखो ये कहानी बन गया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना किस तरह से जवाब आपको देना है, पूरा एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस दिखाना होता है। यहीं पर हम लोग को ये वाला मेन कंसेप्ट हो गया कि हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, k1 k2 k3 कंसीडर कर लिया, k1 k2 k3 सब पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो ये हर हाल में ये क्या होगा, ऑड फॉर्म में होगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव में इंटीजर में आप 1 यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे k1 k2 k3 सम पॉजिटिव इंटीजर ना बोल के देखो यहाँ पे इवन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवन। क्यों इवन बोलेंगे, देखो क्योंकि इवन में आप 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, चलो इरेज किया जाए, क्लियर है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर देना। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो हमको लगता है इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो एक इसका लास्ट ले लेते हैं, क्या लास्ट, या कौन 4 नंबर या 5 नंबर, कौन सा बताए बोलो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्वेश्चन लिख देते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट to show that the cube of, देखो क्या बोल रहा है यहां पर, the cube of any positive integer किस फॉर्म में है, is of the form of क्या चीज, 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस कितना, यही है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, देखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी बराबर कितना मान लो 3। यहाँ पे देखो 9 27 वगैरह रहेगा ना, तो इसका जो इनिशियल मल्टीपल है ना, ये देखो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे b को 9 मत मानना, b को अगर 9 मानोगे तो समझते हो a निकालने के लिए कितना लॉन्ग जाना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 7 अप टू 9 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 तक कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करेंगे, b हम लोग 3 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो b बराबर कितना मानेंगे 3। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a तो मान लेते हैं कोई इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर, और b को क्या मान लेते हैं ना, तो r का मान कितना निकल जाएगा, 0 1 2 3 अप टू कहां तक। अब खुद सोचो a का क्यूब निकालोगे तो कितना सारा क्यूब निकालना पड़ेगा, इतना सारा क्यूब थोड़ा निकालेंगे हम लोग बैठ के, बात समझ रहे हैं कि नहीं, टाइम टेकन होगा। तो यहाँ पे क्या मानोगे, b बराबर 3, इसलिए r का मान कितना निकल जाएगा बताओ, 0 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा, कितना होगा, b से छोटा। तो बताओ a बराबर क्या क्या निकलेगा, जल्दी से बताओ, a बराबर क्या निकलेगा, b प्लस कितना, देखो ना a बराबर होता है b क्यू प्लस r, तो b की जगह 3 है ना, तो 3 क्यूब प्लस कितना r, तो r का मान 0, या a बराबर कितना
3q प्लस 1 या a बराबर कितना 3q प्लस 2। अब देखो, अब हमें करना क्या है, सबका क्यूब निकालना है, क्योंकि हमें सवाल में बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस कितना 8। तो आप क्या करो ना, इसका क्यूब निकाल लो। तो a क्यूब, तो 3 का क्यूब, 3q का क्यूब, 3 3 9 3 27 क्यूब, या a बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, या a बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है? तो देखो a क्यूब बराबर 27 क्यूब और a बराबर, अब देखो इसको हम लोग ना ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, याद है a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लिख दे, a प्लस बी का होल क्यूब जो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, देखो a क्यूब 3q का क्यूब 27 क्यूब, ठीक है ना, और प्लस बी क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू a स्क्वायर, तो 3 3 9 q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्यूब और इंटू कितना 1 का स्क्वायर, या a बराबर फिर से देखो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 क्यूब। फिर देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 9 3 3 9 q स्क्वायर और फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q इंटू a2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? 3a स्क्वायर, देखो a क्यू प्लस b क्यू हुआ प्लस 3a स्क्वायर इंटू b छूट गया ना, 2 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो a क्यू बराबर कितना 27 क्यू, या a बराबर कितना हो जाएगा, देखो इसको एक स्टेप और लिखते हैं, 27 क्यूब यहाँ पहले लिख दो, 3 3 9 3 कितना q स्क्वायर, और ये देखो 3 3 9 क्यू, लास्ट में बेचारे को 1 को लिख दो, ठीक है ना। या क्या हो जाएगा a क्यू बराबर, अच्छा ये a क्यू है ना सब, ये क्या है a क्यू है, a क्यू क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे a क्यू बराबर कितना लिखोगे 27 क्यू, और ये देखो 9 3 27 गुना कितना 54 क्यू स्क्वायर, ये देखो 3 3 9 9 4 36 क्यू प्लस कितना 8। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो a क्यू देखो इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो 9 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं, देखो तो, क्योंकि हमको 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। या a बराबर इस सब में देखो क्या करोगे 9 कॉमन ले लो, तो 9 3 जा कितना 27, तो क्यू क्यू यहाँ पे कितना 3 9 3 जा क्यू स्क्वायर होगा ना, और ये कितना हो जाएगा क्यू प्लस 1 रहने दिए। फिर देखो एक क्यू बराबर यहाँ पे देखो फिर से 9 कॉमन ले लो, क्या ले लो 9 कॉमन, फिर से देखो 9 3 जा 27 क्यू क्यू, फिर 9 को 6 से करेंगे ना, तो 6 क्यू स्क्वायर 9 चौका 36 क्यू प्लस कितना 8। क्या आपको दिख रहा है ए क्यू बराबर, बताओ ये ए क्यू है सब, ठीक है ना, ए क्यू बराबर, तो ए क्यू बराबर क्या आपको 9k1 दिख रहा है, ए क्यू बराबर 9k1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं m भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ क्या लिख सकते हैं 9m लिख दिए। फिर ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे 9m प्लस 1, या ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ 9m प्लस 8। तो यहाँ पे m क्या है सम पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, लिखा गया ना। तो किसी भी संख्या का क्यूब देखो किस फॉर्म में लिखाया गया 9m प्लस 1 9m प्लस 2, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख देना हेंस क्यूब ऑफ एनी क्या लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर, किस फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज बताओ 9m हो जाएगा, या दिखाई दे रहा है ना 9m प्लस 1, या नहीं दिख रहा है 9m प्लस 8। चलो कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर तक दिख रहा है, ऊपर वाला भी लाइन नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ क्या बताओ
9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? पक्का? इरेज कर दे। चलो क्लियर हो गया, पेस्ट लेंगे फिर इसका। ठीक, यही सब क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में। ठीक, अगर पूछा गया तो क्या? चलो इरेज करते हैं। देखो सेकेंड है कि जैसे कि प्राइम फैक्टर समझते हो? प्राइम नंबर किसको कहते हो? द नंबर चीज प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर जिसका कोई फैक्टर होता है 1 एंड इटसेल्फ। हाँ, कैसे प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर्स क्या होता है 1 और इटसेल्फ। ठीक है, और कोई नहीं, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनीवन। ठीक है ना, ओनली 1 एंड इटसेल्फ से वो कटेगा, कहने मतलब अपने आप से कटेगा। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23। ठीक है ना, 29, 31, 37, 41, 43 एक्सेट्रा, ये सब प्राइम नंबर है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर किस डिजिट से कटेगा, ये आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पे सोचोगे। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लो 5005 है। ठीक है ना, इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। 3 से क्यों नहीं कटेगा? 5 5 10 10 3 के मल्टीपल में नहीं आता है, क्योंकि 3 का रूल्स है। 5 से काट दो तो 5 बन जाए, 0 जाए 0 जाए 5 बन जाए। अब किससे कटेगा ये देखो तो 7 से कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। तो देखो 7 3 जाए 7 बन जाए 7, कितना बचा? 7 बन जाए 7, 3 बचा ना, तो 30, 7 चौका 28 और 7 तिया 21, कट गया ना। अब किसी से कटेगा कितना? 37 13 बन जाए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। 13 बन जाए 13 एंड 13 बन जाए। तो देखो इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर ही दे दिया था कि हम लोग हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि 143 ही क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ना, हाँ कितना हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, ये 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एचसीएफ गुना एलसीएम का कहानी पूछ सकता है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है ना, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के क्या होगा? बराबर होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लो ये, एचसीएफ गुना एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे एक सवाल है कि 26 एंड 91, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका आपको बोल रहा है कि एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालो और बताओ, वेरीफाई करो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बोले तो एचसीएफ गुना एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होंगे। तो कैसे करेंगे बताओ? 26 को क्या लिख दोगे? 2 इंटू 13। 91 को क्या लिखोगे? 7 इंटू 13। तो देखो ये दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ? 13। एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ का फुल फॉर्म, अच्छा पहले 1 मिनट, एचसीएफ का फुल फॉर्म बताओ और एलसीएम का, अच्छा तो फैक्टर नहीं ना बोल रहे, ठीक कंफ्यूज नहीं मत होना। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो कैसे होगा? तो जो कॉमन फैक्टर है और जो बचा रिमेनिंग फैक्टर सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 13 गुना 14 कितना हो जाएगा? 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42, 182, यही होगा ना। चलो 182। अब हमसे बोल रहा है वेरीफाई करने, तो क्या करो? एचसीएफ गुना एलसीएम निकालो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ 13 और एलसीएम, तो 182 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से? 13 से। तो देखो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3 2 5, 1 2 जा 8 जा 1 जा 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13, 1 1
एक और एक 2, ये होगा ना 2 3 8 6। क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है? इतना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बताओ क्या क्या है नंबर्स में? 26 और 91 है। तो देखो 26 को 91 से गुना करो, 6 हो गया 2, 9 6 54 के 4 बचा 5, 9 2 18 5 23, तो 6 4 2 6 हुआ ना। 1 6 जा 1 2 जा 9 6 54 के 4 बचा 5, 9 2 18 5 23, 4 2 6 2 3 हो गया 2, 2 3 6 6 2 3 6। इसका मतलब यहाँ पे हम गलती गुना किए ना। 182 को कितना से गुना किए हैं? 13 से। 3 दूना 6 8 3 24, 3 इकाई 3 1 4, 1 दूना 2 1 8 8। हाँ गलती गुना किए ना, 6 हो गए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 2 2 8 4 12। कैसे गड़बड़ होता है? 3 दूना 6 8 3 24 के 4, कितना बचा? 2, 3 इकाई 3 2 5 होगा ना। ठीक है, तो 8 5 13, 2 3 6 6 2 3 6 6। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस तरह का एचसीएफ गुना एलसीएफ का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या करोगे? बराबर कर दोगे। देखो इसमें एक दो क्वेश्चन और है, उसको हम जल्दी से क्लियर करते हैं। ठीक, उसके बाद आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, और कुछ नहीं दिया है चैप्टर में। और इरेशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा ना। हाँ, इरेशनल नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई नंबर साबित करो कि ये क्या होगा? इरेशनल होगा। तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखो को प्राइम कंपोजिट नंबर समझते हो ना? कंपोजिट नंबर किसको बोलोगे? जिसका हाँ 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है। को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है ना? को प्राइम नंबर को 2 नंबर्स जिसका हम लोग एचसीएफ क्या बोलेंगे? 1। कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। ठीक है ना? उसको क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, 7 into 11 into 13 plus 13 is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस कितना है? 5। बोल रहा है एंड किया हुआ, बोल रहा है बताओ कि ये दोनों क्या कंपोजिट नंबर होंगे? एक्सप्लेन करना। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसमें और इसमें देखो 13 कॉमन ले लोगे तो 7 into 11 प्लस कितना? 1, तो 13 into 11 से मुझे 77 और 1 78। यहाँ पे देखो इसमें और इसमें 5 कॉमन ले लो तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2। ठीक है ना? प्लस कितना? देखो इसमें भी तो 2 नंबर हो गया ना, सबको गुना करोगे तो। हाँ, तो एक के अलावा 2 फैक्टर मिला ना, तो द नंबर हैविंग मोर देन 2 और मोर देन फैक्टर कितना? 2 मोर देन 2 और 2 मोर नहीं, the number having more than 2 factors। ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। इज इट क्लियर? हाँ, तो देखो अदर देन 1। ठीक, तो एक के अलावा देखो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, 2 और मोर देन 2। इज इट क्लियर? 2 और मोर देन 2। समझ में आ रहा है ना? तो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। चलो इसके बाद देखो इरेशनल नंबर को जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो इरेशनल नंबर में क्या करना है ना, इरेशनल नंबर में कहानी बताओ जल्दी से कि कहां से उठ गया। इरेशनल नंबर में बताओ कहानी क्या होगा? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज इरेशनल नंबर। q आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी कहानी लगाओगे। ठीक है, तो जैसे कि √2 ये कैसा नंबर है? इरेशनल। √3 ठीक है, √5 कोई भी रूट ले लो ना, क्यूब रूट ले लो, फोर्थ रूट ले लो, nth रूट ले लेंगे, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का क्या आइडेंटिफिकेशन है ना कि ये क्या होने चाहिए बताओ? को प्राइम होने चाहिए। ठीक है ना? अगर आप इसको ही रेशनल नंबर को प्राइम होगा, हम बोले आप हाँ कर दिए, कोई भी रेशनल नंबर यदि मानोगे ना तो ये को प्राइम होने चाहिए। ठीक है ना? को प्राइम होने चाहिए कहने का मतलब क्या कि ए और बी में कॉमन फैक्टर्स कितने मिलने चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अगर हमसे सवाल ऐसा पूछा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पे हम कहानी क्या करेंगे ना, कुछ देर के लिए मान लेंगे इफ देयर इज
पॉसिबल लेट रूट 2 इज अ क्या चीज, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। देयरफॉर रूट 2 बराबर कितना, p बाई क्यू या a बाई बी जो मानो, ठीक है ना, a बाई बी या p बाई क्यू जो भी मानो, ठीक है। वेयर a एंड b क्या होगा, को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब देखो यहीं पे कहानी हो गया, ठीक है ना, कि आपने को प्राइम मान लिया है। यदि आप इसमें आगे a और b का कोई कॉमन फैक्टर निकाल दीजिएगा या कोई फैक्टर्स निकाल दीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर कोई फैक्टर निकल गया तो वो को प्राइम नहीं रहेगा, तो हमारा मानना फिर क्या होगा, गलत होगा। फाइनली हम लिख देंगे रूट 2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम थोड़ी देर के लिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मान लिए कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मान लिए तो ये किस फॉर्म में हो गया, a बाई बी के फॉर्म में हो गया। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा बताओ, रूट 2 इंटू बी होगा ना। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा कि नहीं, नहीं हो, नहीं समझे। जैसे देखो 4 का स्क्वायर में बोलूंगा 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या 4 नहीं होगा 2 से डिविजिबल, बिल्कुल होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना 2, implies a is also divisible by कितना 2। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको इक्वेशन क्या मान लो। अब लेट, अब क्या बोले, अब क्या मानेंगे बताओ, a इक्वल टू कितना मान ली, 2c मान लेते हैं, ठीक है ना। 2c, अब देखो यहाँ पे 2c क्यों माने, अगर रूट 5 रहता तो हम 5c मानते, ठीक है। रूट 11 रहता तो 11c मानते, रूट 41 रहता तो 41c मानते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ, देखो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर कितना के बराबर है, 2b स्क्वायर, इसलिए 2b स्क्वायर बराबर कितना 4c स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना 2c स्क्वायर। आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर इज, ये कैसे लिखे समझ में आया ना, बगल में आप हिंट्स दे देना, क्योंकि a स्क्वायर बराबर कितना था 2b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना से डिविजिबल है बताओ, 2 से डिविजिबल है, कितना से 2 से, इम्प्लाइज b इज आल्सो डिविजिबल बाय कितना 2, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से a और b का क्या निकल गया, कोई फैक्टर निकला ना, हाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a and b have a common factor as 2 other than कितना, other than 1 के अलावा देखो इसके पास क्या है, a and b के पास कॉमन फैक्टर 2 है, जो किसका विरोध करता है बताओ, को प्राइम का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, को प्राइम। तो अब ये अगर को प्राइम का विरोध करता है तो बताओ यहाँ पे हम लोग का मानना क्या सही होगा, हाँ। तो हम कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे बताओ, बट पहले तो लिख देना, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्स, क्या लिखोगे, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्स a and b are what, को प्राइम। तो दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। तो ये लिखना, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन arises ड्यू टू आवर, क्या लिखोगे, रॉन्ग assumption। समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग का रॉन्ग assumption की वजह से ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्या हुआ, अराइज हुआ। हेंस रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, रूट 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रॉन्ग assumption तो लिख दोगे ना, दिखाई दे रहा है ना, हेंस रूट 2 इज क्या होगा, इरेशनल।
बस इतना तो करना है। तो मेन कहानी किसका दिखाना है यहाँ पर, को प्राइम का, ठीक है ना। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम नंबर दो नंबर को बोलोगे जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है। कंपोजिट नंबर किसको बोलोगे, 2 नंबर जिसका फैक्टर 2 से क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट। तो और तो कुछ खास क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और लास्ट आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कहानी पूछ सकता है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानोगे बताओ। टर्मिनेटिंग मैंने क्या होता है, पूरा पूरा संख्या का कट जाना या नहीं कटना, आते रहना, रेकरिंग होते रहना, बताओ तो। कट जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा का पूरा संख्या कट जाना। तो देखो क्यू को देख कर आइडेंटिफाई करो। यदि 2 पे पावर m के फॉर्म में क्यू हो, या 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। कहने का मतलब क्यू का प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर में यदि 2, 5 के अलावा कोई भी डिजिट आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 ही आया तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। नहीं समझ लोगे, क्लियर है ना। 2 और 5 में क्यू का फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर। यदि प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा डिजिट आ जाए, 3, 4, 3, 7 कुछ भी आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि देखो 1.3 ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है ना। इसको टर्मिनेटिंग में बदलने के लिए क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। अगर मान लो एकदम इंस्टेंट एक नंबर में बनाना है तो आप उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करना, 13 - 1 बटा 9, तो कितना हो गया, 12/9। याद आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। हाँ, आपको करना क्या है, जैसे 2.33 है, 37 है, और मान लो कि ये दोनों पे रेकरिंग है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इस नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ। 237 माइनस कितना, 2, अब बटा जितना पे रेकरिंग है उतना 9। अगर मान लो रेकरिंग सिर्फ 7 पे रहता तो क्या करते, 237 कर देते, -23 बटा 1 दशमलव के बाद एक संख्या पे रेकरिंग है, एगो पे 0 है, कर देंगे ना। हाँ, अब पहचानना सीख गए ना कैसे क्यू का प्राइम फैक्टर करना। अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा से तैयार है तो ये चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में 2 इरेशनल नंबर के बीच पूछेगा कितने इरेशनल नंबर होते हैं, तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट होते हैं कोई भी 2 नंबर। जैसे मैं बोलूंगा कि 2 और 3 के बीच कितने इरेशनल नंबर हैं, तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। 2 रेशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, समझते हैं ना। 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इरेशनल नंबर कैसे फॉर्म में होते हैं बताओ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, और नॉन रेकरिंग, ठीक है ना, दोनों होंगे, क्लियर है ना। चलो आज के लिए इतना ही। जैक बोर्ड में चैप्टर 1 से इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है ना। चलो।